नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह बरियार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, सभी स्टूडेंट्स को नर्मदे हर, जय महाकाल। तो फटाफट शानदार तरीके से सेशन से जुड़ जाएंगे। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है साथियों। हमारी ये मिशन 1000 की क्लास है और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्या है, शानदार है साथियों। तो आप लोग सभी लोग जानदार तरीके से सेशन के साथ जुड़ेंगे और अपने तमाम साथियों को भी सेशन से जोड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि साथियों सेशन में हम न्यूट्रिशन या पोषण, जी हां साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनके टाइप्स और तमाम चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोग कितने शानदार आंसर देते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टाइम टेबल है क्लासों का साथियों, जिसमें आप आके एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर क्या कर सकते हैं, क्लासें अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ आज की ये शानदार क्लास। चलो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। पहला क्वेश्चन जो है साथियों आपकी स्क्रीन पर वो देखेंगे क्या है। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो ये रहा साथियों, फटाक से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। पूछा गया है फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फ्रक्टोज। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो कि फ्रक्टोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है आपका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक होता है तुम्हारा पॉलीसैकेराइड। समझ गए मेरी बात ना। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जब एक ही यूनिट, सिंगल यूनिट आपकी कार्बोहाइड्रेट की होती है तो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड साथियों। और जब साथियों आपकी 2 से 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट की जुड़ती हैं आपस में तो उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। और प्यारे साथियों जब 10 से ज्यादा यूनिट्स जुड़ती हैं कार्बोहाइड्रेट की तो उसे कहते हैं क्या प्यारे साथियों, आपका पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आ रही ना। यहां पर पूछा गया है प्यारे साथियों कि तुम्हारा याद रखना है फ्रक्टोज क्या है। तो फ्रक्टोज साथियों यहां पर हो जाएगा तुम्हारा ओलिगोसैकेराइड। क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगो में भी याद रखना है डाइसैकेराइड हो जाएगा, डाइसैकेराइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि याद रखना है ओलिगो में जब 2 जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 यूनिट जुड़ती है तो ट्राइसैकेराइड, 4 जुड़ती है तो टेट्रासैकेराइड, 5 जुड़ती है तो पेंटासैकेराइड। इसी तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। 6 में हेक्सा, 7 में हेप्टा, 8 में ऑक्टा, 9 में नॉन और 10 में डेका। समझ गए ना। तो याद रखना है आप सभी लोगों को कि जो फ्रक्टोज है वो एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड कैटेगरी में डाइसैकेराइड है। मतलब सर ये किन्हीं 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ही बना होगा। समझ में आ रहा है ना। और वो 2 प्रकार के साथियों आपको याद रखना है, वो 2 प्रकार के साथियों आपके जो क्या होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे भाई सब फ्रक्टोज में, फटाफट बता दो। तो याद रखना है आप सभी लोगों को कि जो आपका 2 टाइप के क्या हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड जुड़ के एक टाइप के क्या करेंगे, फ्रक्टोज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। क्लियर है इतनी बात ना। बिल्कुल ठीक है। एक प्रकार का ये डाइसैकेराइड है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेशम का धागा है, रेशम का धागा है। व्हाट इज सिल्क थ्रेड। रेशम का धागा एक क्या है, एक प्रोटीन है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप का फैट है। क्या है भाई सब, रेशम का धागा। तो तुम्हें ध्यान में रखना है जो रेशम का धागा है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है आपका, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो याद रखना है एक टाइप का प्रोटीन है आपका रेशम का धागा। बहुत सही, कई साथियों का आंसर बिल्कुल ठीक आया हुआ है साथियों। तो याद रखना है रेशम का धागा एक प्रकार का प्रोटीन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब। सर प्रोटीन के बारे में बताइए कि बेसिकली ये प्रोटीन होता क्या है, बनता कैसे है, हम किसे कह सकते हैं कि ये प्रोटीन है। तो ध्यान में रखें जब भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या करते हैं आपस में, एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिएक्ट करते हैं। मतलब कि ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनते हैं उसे हम कहते हैं क्या, याद रखना है प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हारा नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन होता है उच्च अणुभार में, उच्च
अणुभार में जब क्या होता है, नाइट्रोजन ऐड होता है कहीं पे, तो उसे कहते हैं तुम्हारा क्या, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की अगर सबसे मेन कोई यूनिट है तो वो नाइट्रोजन ही है। समझ गए ना? मतलब प्रोटीन की जो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है जो प्रोटीन का कि भैया ये प्रोटीन है, वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ही पाया जाएगा तो कोई चीज प्रोटीन होगी। ठीक है ना? मतलब प्रोटीन नाइट्रोजन के बिना तो संभव है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का। चलो भाई साहब, क्वेश्चन है सूती कपड़ा बना होता है, कॉटन क्लॉथ इज मेड ऑफ। जल्दी से बता दो भाई साहब, जो तुम्हारा कॉटन क्लॉथ है साथियों, वो बेसिकली किससे बना होगा? ठीक है, तो देखो कॉटन क्लॉथ भी आपका किससे बना होगा, प्रोटीन से बना होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कॉटन क्लॉथ भी बना होगा तुम्हारे प्रोटीन से ही बना होगा, बात को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई साहब, प्रोटीन के बारे में बता दिया हूं। एक और फैक्ट बताता हूं, प्रोटीन जो शब्द है, जो वर्ड है, वो किसने दिया था सर? वो दिया था जे वर्जिलियस ने। किसने दिया था? जे वर्जिलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था आपका क्या याद रखना है, प्रोटीन वर्ड दिया था। समझ गया मेरी बात ना? जे वर्जिलियस ने। ठीक है, चलो। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? विच शुगर इज मेनली फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। फटाफट बता दो भाई साहब, मीठे फलों के अंदर और शहद में कौन सी आपकी क्या होगी साथियों, शर्करा पाई जाएगी? फटाफट इसका राइट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखना है मीठे फलों और शहद में पाई जाएगी फ्रक्टोज शर्करा। क्या पाई जाएगी आपकी? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाएगी। फ्रक्टोज शर्करा पाई जाएगी साथियों। और फ्रक्टोज शर्करा किस किस से मिलकर बनी होगी, किस किस चीज से मिलकर बनी होगी? तो याद रखना है ग्लूकोज के साथ जब साथियों आपका सुक्रोज जब मिल जाता है तो बनाता है फ्रक्टोज। यहां पर हमने अभी इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना है जब ग्लूकोज आपका सुक्रोज के साथ अटैच हो जाता है तो बनता है फ्रक्टोज। समझ गए ना? तो याद रखना है ग्लूकोज एक क्या है, मोनोसैकेराइड है, और सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। इन दोनों के मिलने से एक डाइसैकेराइड बनता है, और उस डाइसैकेराइड को हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। मीठे फलों और शहद में फ्रक्टोज शुगर ही तुम्हें मेनली देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलो बात समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फटाक से देखेंगे। रुधिर में वसा पदार्थों का संचरण किस रूप में होता है? In what form does the circulation of fatty substance take place in the blood? मतलब आपके शरीर के अंदर साथियों जो क्या होता है, एक तरीके से वसीय पदार्थ होते हैं। आप फैट खाते हो, मान लो आपने क्या किया, मूंगफली वाला वगैरह खाई, ठीक है ना, या फिर ऐसा कोई खाना खाया जिसके अंदर फैट है, तो आपके ब्लड के अंदर जो फैट सर्कुलेट होगा वो किस फॉर्म में, किस रूप में सर्कुलेट होगा, ये तुम्हें बताना है। फटाफट बता दो। तो देखो एक चीज बता दूं, रुधिर के अंदर जो वसा है वो अकेला, मतलब केवल वसा सर्कुलेट नहीं होगा, वो फैट क्या करेगा, वो लिपिड क्या करेगा, वो लाइपोप्रोटीन बना लेगा। वो लिपिड क्या करेगा, याद रखना है, जो लिपिड है आपका, जिसे क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। तो वो वसा क्या करेगा, हमारे शरीर में आपने प्रोटीन भी लिया है तो प्रोटीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और लाइपोप्रोटीन बनाएगा, और एक याद रखना है, लाइपोप्रोटीन बनाकर वो लिपिड और प्रोटीन के फॉर्म में, लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को कि भैया जो आपका वसा पदार्थों का संचरण लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होगा। भाई सब गलत मत करना, ठीक है? लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होगा। क्लियर है? चलिए, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुलीकरण में, बहुलीकरण का मतलब होता है मोनो से पॉली बनाना। मोनो से कर दो यहां, मोनो से पॉली बनाना। तो याद रखना है मोनो से पॉलीसैकेराइड। तो बहुलीकरण में सैकेराइड को जोड़ने वाले बंध का नाम क्या है? पहले क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन ये बोला गया है कि जैसे जैसे सर एक ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज के साथ कनेक्ट होता है,
तो वो ग्लूकोज और ग्लूकोज कनेक्ट होके क्या बनाता है भाई साहब, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज कनेक्ट होके माल्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। मैंने क्या कहा कि सर एक ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज के साथ कनेक्ट होता है तो माल्टोज बनाता है, मतलब ये मोनोसैकेराइड हो जाएगा, ये भी मोनोसैकेराइड हो जाएगा, और ये पॉलीसैकेराइड सॉरी पॉली ये हो जाएगा डाइसैकेराइड। डाई क्यों, क्योंकि भाई साहब दो मोनो के मिलने से एक और एक ग्लूकोज की यूनिट अगले ग्लूकोज की यूनिट मिलने से एक माल्टोज बना। पूछने मतलब यहां क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब एक मोनो और दो मोनो जुड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो बंध है जिससे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पॉली तमाम चीजों का निर्माण होता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नोट डाउन कर लेना आप लोग कि ग्लाइकोसिडिक बंध कहां पाए जाते हैं। तो सर ग्लाइकोसिडिक बंध हमारे मोनोसैकेराइड जब मिलकर पॉली बनाते हैं तो जो मोनो की इकाइयां जुड़ती हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है भाई साहब, ग्लाइकोसिडिक लगा देना। बात समझ में आ रही है ना। अगर यहां पर एक और बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, अगर वो पूछे कि एडेनिन और ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन के बीच में जो डीएनए बनाते हैं ना, आपके जो डीएनए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, आपके पता होगा आपको, ये डीएनए का ये डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एक तरफ होता है एडेनिन तो अगले तरफ ग्वानिन, एक तरफ होता है थाइमिन तो अगले तरफ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन। तो ये जो आपके इनके बीच में एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। किस किस के बीच में, आपके नाइट याद रखना है, जो 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है भाई। तो एक अलग तरीके से मैंने आपको एक और क्वेश्चन भी यहां पर करा दिया, क्लियर है। तो बात को अच्छे से समझते जाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई साहब, जौ में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है, विच शुगर इज मेनली फाउंड इन बार्ले। जौ के अंदर कौन सी शुगर पाई जाएगी, कौन सा आपका बोल सकते हो कि भाई साहब शर्करा पाई जाएगी। फटाफट बता दो भाई साहब कौन सी शर्करा पाई जाएगी, फटाफट बताओ। तो याद रखना है सबसे पहले तो एक चीज है कि जो बार्ले है, जो जौ है आपका, वो क्या है, ठीक है ना। जो आपका बार्ले है एक तरीके से आप बोल सकते हैं ना, जो एक पौधा होता है जौ का पौधा। यहां पर याद रखना है ये जो शुगर, इस वर्ड को मैं बताना चाह रहा हूं, ये शुगर एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ रही है, कार्बोहाइड्रेट है। अब याद रखना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट भी 3 टाइप के होते हैं आपका, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तुम्हें पढ़ाया है। तो याद रखना है आप लोगों को एक प्रकार का डाइसैकेराइड शुगर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है प्यारे साथियों, माल्टोज होता है। क्या होता है, माल्टोज होता है, जो कि साथियों ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज, एक यूनिट ग्लूकोज जब दूसरी यूनिट ग्लूकोज से रिएक्ट करती है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, और ये माल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है, जो कि डाइसैकेराइड मतलब एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट आपके बार्ले में पाया जाएगा। लो बेटा, बन गया फ्लो चार्ट सा, समझ रहे हो ना। तो जौ में याद रखना है माल्टोज शुगर, जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, एक प्रकार की डाइसैकेराइड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पाया जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर यहां तक तमाम चीजें क्लियर हैं तो फटाफट क्या कर दो आप सभी लोग, कमेंट करके बता दो कि यहां तक तमाम चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं। ठीक है भाई साहब, फुर्ती के साथ कमेंट करेंगे सभी साथी कि यहां तक तमाम चीजें आपकी समझ में आ रही है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य वसा के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल फैट्स, जल्दी बता दो। जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट से जोड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
वैसे ही यहां पर पूछा जा रहा है कि वसा का संश्लेषण जब होगा, मतलब सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल फैट्स जब होंगे, तो उनके बीच में उन्हें कनेक्ट करने के लिए कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, फटाफट बता दो। तो याद रखना है वहां पर एस्टर बंध पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? एस्टर बॉन्ड पाए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो वसा और वसा को कनेक्ट करने में या वसा के संश्लेषण में एस्टर बॉन्ड, जबकि प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, जो आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जुड़ेंगी, वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लिबरेटेड इन द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट? जल्दी बता दो भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है भाई साहब, तो वसा अगर एक मॉलिक्यूल आपका वसा का, याद रखना है, फैट का अगर एक मॉलिक्यूल, फैट का अगर एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है साथियों, एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, तो उसके बदले में आपको ध्यान रखना है यहां पर आपके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल या साथियों 3 अणु बनेंगे आपके, किसके? जल के। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई साहब आपका वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के आपके 3 अणु, 3 मॉलिक्यूल्स आपके निकल के आएंगे। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु गेव द नेम ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? जल्दी से बता दो भाई साहब, प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? भाई साहब फटाफट बता दो आप सभी लोग। ठीक है, जल्दी से बता दो। तो ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट का नाम तो तुम्हें पता है, वर्जीलियस। इसका पूरा नाम है जे वर्जीलियस। क्या नाम है आपका? जे वर्जीलियस। जे वर्जीलियस व मूल्डर, कौन सा है? मूल्डर साइंटिस्ट थे। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को, जे वर्जीलियस और मूल्डर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका प्रोटीन क्या किया था साथियों? वर्ड दिया था। क्लियर है? चलो, क्लियर है इतना ना? बिल्कुल ठीक है। और प्रोटीन आपको बता चुका हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हुए क्या होते हैं? आपके यौगिक होते हैं। बॉडी के लिए क्यों जरूरी है प्रोटीन? तो याद रखना है सर, ये ऊर्जा कितनी देते हैं? तो याद रखना है आप लोगों को, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें जो एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से जो हमें एनर्जी मिलती है, केवल 1.2 किलो कैलोरी मिलती है। 1.5 किलो कैलोरी मिलती है, कितने? 1 ग्राम प्रोटीन से। राइट? अब याद रखना है सर, इसका एक्चुअल काम क्या होता है? याद रखना है टिश्यूज, मतलब आपके ऊतक, और याद रखना है टिश्यू और किसका साथियों? सेल्स का, मतलब कोशिकाओं का निर्माण करना क्या होता है? इसका काम होता है। क्लियर है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर दो? कमेंट कर दो भाई साहब। जितने भी प्यारे साथी क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सभी लोग क्या करेंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके क्या करेंगे? अपने अपने आंसर बताएंगे फुर्ती के साथ भाई साहब। पूरा तरीके से तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अपनी क्लास में भाई साहब। ऐसा नहीं कि आए और मुंह देख रहे हैं और आंसर देख रहे हैं, चुपचाप चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई साहब। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लास में, लगातार क्लास को क्या करना पड़ेगा भाई साहब? देखना पड़ेगा, आंसर करने पड़ेंगे। हो सकता है एक बार गलत हो, 2 बार गलत हो, लेकिन साथियों यकीन मानिए बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो क्या होगा कि भाई साहब जो गलतियां होंगी, जो आपके एग्जैक्ट जो आप गलती करने वाले होंगे, वो यहीं पर पकड़ा जाएगी कि यार मैंने इसका आंसर ये लगा दिया था। और एक चीज और है, कोई चीज गलत करते हो तो मुझसे कभी नहीं भूलते हो, तो यहां पर वो गलतियां कर दो, एग्जाम में मत करो। समझ रहे हो ना? लाख गलतियां हो जाएं, क्लास के अंदर हो, ठीक है? और एक टाइम आएगा जब तुम क्लास के भी सारे आंसर दोगे, लेकिन ये गलतियां लेके एग्जाम में मत पहुंच जाना, नहीं तो भाई साहब वहां दूसरा चांस नहीं मिलता। यहां तो हम उस चीज को देख के सुधार देंगे, शायद कुछ कॉन्सेप्ट बता दे तुम्हें याद करने के, तो तुरंत में, तो वो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कमेंट ही नहीं कर रहे तो भाई साहब हम अंतर्यामी नहीं, मैंने बार बार कहा है, जब तक तुम अपनी कमियां बताओगे नहीं या हमें पता नहीं चलेंगी, और पता कब चलेंगी? जब तुम्हारी तरफ से कोई एक्शन होगा। अब सामने तो बैठे नहीं हो कि भाई साहब देख के समझ जाए, सामने होते तो बातें अलग होती, ठीक है, ऑफलाइन में। लेकिन यहां पर आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसमें सुधार करेंगे। एक एक बच्चों का कमेंट यहां दिमाग में सेट रहता है, ठीक है? कमेंट करिए आप लोग लगातार, बिल्कुल तेजी के साथ, ठीक है भाई साहब? तो सभी के कमेंट आने चाहिए फटाफट फटाफट, ठीक है? चलो आगे चलते हैं।
प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग 6%, 16% होता है। कितने परसेंट साथियों? 16% होता है। सर याद रखना है बाकी परसेंट क्या होता है? तो देखो मैंने तुम्हें बताया कि भैया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें 16% क्या होता है? तुम्हारा नाइट्रोजन होता है। और मेन बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन जो 16% है, क्योंकि याद रखना है प्रोटीन की पहचान ही है नाइट्रोजन से। ठीक है भाई, तो याद रखना है आपका जो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है 16% होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का निर्माण किन बंधों द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी तुम्हें कार्बोहाइड्रेट भी बताया, मैंने तुम्हें अभी फैट भी बताया, अब मैं तुम्हें प्रोटीन बताने जा रहा हूं। ठीक है भाई साहब, तो जल्दी से बता दो कि प्रोटीन का निर्माण किन बंधों द्वारा होता है। तो याद रखना प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। याद रखना है क्या पाए जाते हैं? आपके पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इस तरीके से आपके प्रोटीन का क्या कर देते हैं? फॉर्मेशन कर देते हैं। प्रोटीन के बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं बोलूं फैट, और अगर मैं बोलूं क्या? प्रोटीन, तो तुम्हें यहां पर आंसर बताना है। कार्बोहाइड्रेट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाएगा। एक लाइन में अगर मैं लिखूं, फैट के अंदर पाया जाएगा एस्टर बंध पाया जाएगा, एस्टर बंध पाया जाएगा। और प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बंध पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पेप्टाइड बंध पाया जाएगा। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं? आपके बंध होते हैं जो पाए जाते हैं आपके प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट के और आपके फैट के बीच में। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है भाई साहब हमारा अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से अमीनो अम्ल किशोरों के लिए अनिवार्य परंतु व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होते हैं? किशोरों के लिए अनिवार्य परंतु व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होते हैं। विच एमिनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर एडोलेसेंट्स बट एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल। मतलब सिंपल सी बात यह है कि यहां पर बोला गया है जो आपके क्या होंगे? किशोर होंगे, जो टीनेजर्स होंगे उनके लिए एसेंशियल रहेंगे, लेकिन जो एडल्ट्स रहेंगे उनके लिए नॉन एसेंशियल रहेंगे। समझ में आ रही क्या पूछ रहा हूं मैं? मतलब जो 1 से लेकर आपका बोल सकते हैं 1 से लेकर नहीं 6 से लेकर जो आप बोल सकते हैं कि 17-18 तक के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए जरूरी है, लेकिन जो एडल्ट हो चुके हैं 20 से ऊपर जो जा चुके हैं उनके लिए क्या है साथियों? जरूरी नहीं है। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा अर्जिनिन, आर्जिनिन और हिस्टाडिन। अर्जिनिन व हिस्टाडिन क्या हो जाएगा? अर्जिनिन और हिस्टाडिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना आप लोगों को अर्जिनिन और हिस्टाडिन जो होते हैं तुम्हारे क्या सर? ये क्या है? तो अमीनो एसिड हैं। ये याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है कि ये बच्चों के लिए जरूरी है पर बड़ों के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि भाई साहब लेवल बढ़ रहा है, अब वो सामान्य तौर पे इजी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टफ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं ना कि अमीनो एसिड होता क्या है। देखो, तुम ऐसा भोजन करते हो जिस भोजन में प्रोटीन है, राइट? ऐसा तुमने खाना खाया जिस खाने में प्रोटीन है। ठीक है, उस प्रोटीन को एंजाइमों ने पेप्टोन्स में तोड़ा। किस में तोड़ा? पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में तोड़ा। फिर फाइनली उस पेप्टोन से क्या बन गए? एमाइनो एसिड बन गए। क्या बन गए? एमाइनो एसिड बन गए। तो समझ में आया अमाइनो एसिड कहां से बना? जो प्रोटीन खाया उसमें क्या थे? पेप्टोन्स थे। उस पेप्टोन्स को किसमें तोड़ा गया? एमाइनो एसिड में तोड़ा गया। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ठीक है। और ये एमाइनो एसिड क्या करेंगे अब? राइबोसोम्स पर जाकर, कहां पर जाकर? राइबोसोम्स पर जाकर क्या करेंगे? आपको ध्यान रखना है, आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है भाई साहब, राइबोसोम में कहते हो ना कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखना है जो आपके एमाइनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? राइबोसोम पर पहुंचकर प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं? मतलब उन्हीं से प्रोटीन बनता है, आपके एमाइनो एसिड से ही। समझ गए मेरी बात ना? कई बार बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखना है।
कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जो आपका तत्व होता है वो न्यूक्लिक एसिड में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है। तो देखो बेटा, प्रोटीन में होता क्या है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये तो भैया प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन तुम्हें मैंने कब से बताया है। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा तत्व जो न्यूक्लिक अम्ल में तो होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता। तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? याद रखना है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो याद रखना है, इसमें स्पेशल पाया जाता है तुम्हारा फॉस्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। बात को ध्यान में रखना है। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका फॉस्फोरस तो पाया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। तो याद रखना है इसमें फॉस्फोरस पाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाया जाएगा। ठीक है भाई? तो कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है? फॉस्फोरस। प्रोटीन में नहीं होता फॉस्फोरस। समझ गए मेरी बात ना? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलो यहां तक अगर तमाम चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्या कर दो? जोरदार कमेंट कर दो भाई साहब। तमाम साथी फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यहां तक का पूरा मामला तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? तमाम साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक का तमाम मामला भाई साहब तुम्हें समझ में आ गया ना? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विच प्रोटीन इज फाउंड इन व्हीट एंड राइस? जल्दी बता दो, आपके गेहूं और चावल में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ठीक है ना? जल्दी से बता दो भाई साहब, क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं आप सभी लोग, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखना है इसमें पाया जाएगा आपका ग्लूटेनिन। याद रखना है ग्लूटेनिन प्रोटीन। याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को? ग्लूटेनिन प्रोटीन याद रखना है, जो कि कहां पाया जाएगा आपका? याद रखना है गेहूं और चावल में ग्लूटेनिन प्रोटीन। ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर मैं बात करूं कि भाई साहब कपास में अगर मैं बात करूं, कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें बताऊं कि सर कपास में कौन सा पाया जाता है आपका, तो गॉसिपीन प्रोटीन पाया जाता है तुम्हारा कपास के अंदर। मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जीन प्रोटीन पाया जाता है मक्के के अंदर। कौन सा? जीन प्रोटीन पाया जाता है तुम्हारा किसमें? मक्के में पाया जाता है। और याद रखना है दालों में अगर कोई पूछ ले तो प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। समझ गए ना? और अगर कोई पूछ ले कि भैया नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, अल्फा केराटिन प्रोटीन। और कोई बोल दे कि भाई साहब नाखून, बालों में और जानवरों के खुरों में, तीनों में क्या होगा आपका? अल्फा केराटिन होगा। इसके साथ साथ तुम्हें ध्यान रखना है कि एक चीज और, आपका मकड़ी के जाले में तुमसे कोई पूछ ले तो बीटा केराटिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना है तमाम चीजें, गेहूं चावल में ग्लूटेनिन, ठीक है, ग्लूटेनिन और ग्लूटेमिन्स भी होगा, कपास में गॉसिपीन, मक्का में जीन, दाल में प्रोलेमिन्स, नाखूनों, बालों और जानवरों के खुरों में केराटिन, मकड़ी के जाले में बीटा केराटिन। ये तुम्हारे क्या थे? तमाम प्रकार के प्रोटीन थे जो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है भाई साहब? चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? याद रखना। अगला, निम्न में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है तुम्हें बताना है। एक कोई भी रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण आप लोग बता दीजिए फटाफट। तो याद रखना है जो केराटिन होता है, जो केराटिन प्रोटीन होता है वो कैसा होता है? उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखने पर वो ऐसे रेशे के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? रेशे के जैसे दिखता है। इसीलिए याद रखना है रेशेदार प्रोटीन क्या हो जाएगा तुम्हारा? याद रखना है रेशेदार प्रोटीन हो जाएगा तुम्हारा केराटिन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है? और याद रखना है जो आपके केसीन प्रोटीन हो जाएगा, जो मायोग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा, और जो अन्य प्रकार के जो प्रोटीन होंगे वो होंगे कणिकाकार होंगे। कैसे होंगे?
कार होंगे भाई साहब, याद रखना है, मतलब वो होंगे आपके कणिकाकार, जिसे कहोगे गोलाकार, राउंड शेप्ड रहेंगे। और केराटिन प्रोटीन क्या होगा, फाइब्रस होगा। फाइब्रस होगा मतलब आपका रेशेदार प्रोटीन होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिजीज विच ऑक्यूर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन ऑफ 0 to 1 year ऑफ एज, वह बीमारी जो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे में प्रोटीन की कमी से होती है। जल्दी से बता दो, या आप बोल सकते हो कि प्रोटीन के प्रॉपर उससे नहीं होती, प्रोटीन का प्रॉपर क्या नहीं होता, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तब होती है। जल्दी से बता दो भाई साहब, फटाफट, ठीक है, फटाफट। चलिए, तो क्लियर है यहां पर। तो याद रखना है आप लोगों का कि भैया वह बीमारी जो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे में होती है वो होगी मैरास्मस। क्या होगी, मैरास्मस। मैरास्मस होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। मैरास्मस होगी 0 से आपके 1 ईयर तक के बच्चों में होगी, किसकी डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, क्या सर आपके 0 से 1 साल तक के बच्चे में ही बस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी? जल्दी बता दो भाई साहब अगला। तो याद रखना है भाई साहब, जब 1 से 5 साल तक के बच्चे में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसे कहोगे क्वाशियोरकर कहोगे। क्या कहोगे, क्वाशियोरकर डिजीज कहोगे। बात को ध्यान में रखना है। तो क्वाशियोरकर डिजीज होगी तुम्हारे 1 से 5 साल तक के बच्चे में। मैरास्मस होगी बेटा 0 से 1 ईयर तक के बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। तुम्हें बताना चाहूंगा कि भाई साहब 0 से 14 ईयर तक के जो क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनका मेन जो फूड होता है वो प्रोटीन ही होता है। बात समझ में आ रही है ना। मतलब कोई पूछे कि 0 से 1 साल तक के बच्चे के भोजन का मुख्य आहार क्या है, तो प्रोटीन ही है। क्या है भाई साहब, प्रोटीन ही है, तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो बात समझ में आ रही है ना। तो प्रोटीन ही है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से कौन सा विटामिन युग्म डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में मदद करता है? जल्दी से बता दो भाई साहब, कौन सा विटामिन का युग्म है जो डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में क्या करेगा, तुम्हारा मदद करेगा? जल्दी से बता दो भाई साहब। मतलब कोई 2 विटामिन के नाम बताना है जो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, समझ गए ना। दोनों कहां पाए जाते हैं, आपकी सेल के अंदर पाए जाते हैं। और याद रखना है कि डीएनए क्या करता है, आपका याद रखना है जो भी आपकी हेरिडिटरी जो भी क्या है आपकी कैरेक्टर्स हैं, अनुवांशिक गुण हैं, उनको नियंत्रित करता है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दोनों नाभिकीय अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है। इनके बनने में कौन सा विटामिन योगदान देता है बहुत ज्यादा? लिख लो, B9 और B12। विटामिन B9 और विटामिन B12, विटामिन B9 और विटामिन B12। और ये किसका हिस्सा है, बी कॉम्प्लेक्स का, बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, तुम्हें ध्यान में रखना है। तो B9 B12 आपके बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जो कि डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा B9 और B12 का और क्या काम है, तो याद रखना है ये आपके ब्लड को बनाने का भी काम करते हैं। ब्लड या आप बोल सकते हो आरबीसी के फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी मदद करते हैं आपके। इसमें 3 आ जाएंगे, B6 जोड़ दो, B9 जोड़ दो, B12 जोड़ दो, ये आरबीसी को बनाने का भी काम करेंगे। तो भाई साहब अलग अलग चीजें हैं डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में, तो केवल और केवल आपको लगाना है B9 और B12। अगर आ जाए कि भैया आरबीसी बनाने में, तो B6 B9 B12 तीनों लगा देना आंसर। बात समझ में आ रही है ना, गलत नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, तमाम चीजें समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये जो आपका यहां पर हमने पढ़ा था ना, आपका मैरास्मस और आपका क्या क्वाशियोरकर, तो देखो यहां पर ये डिजीज है आपकी, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, डिजीज है। ये क्वाशियोरकर वाला बच्चा है, ये मैरास्मस वाला बच्चा है। समझ गया मेरी बात ना। ये क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है, ये क्या हो जाएगा आपका क्वाशियोरकर, और ये क्या हो जाएगा, मैरास्मस हो जाएगा। समझ गए, ये मैरास्मस हो जाएगा। तो मैरास्मस वाला जो बच्चा है उसमें प्रोटीन है ही नहीं, बेचारे के शरीर में हड्डियां दिख रही हैं। क्वाशियोरकर वाले बच्चे में क्या है, उसकी तोंद निकलकर बाहर आ गई है, हाथ पैर क्या है आपके, याद रखना है दुबले पतले हैं। ठीक है, और इसका तो पूरा ढांचा ही दुबला पतला है। इसका पेट निकलकर बाहर आ गया, बाकी शरीर के हिस्से दुबले पतले हैं। समझ गए ना। इस तरीके से दोनों में अंतर आपको समझना है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब कीलोसिस नामक बीमारी, जल्दी से बता दो भाई साहब, कीलोसिस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? फटाफट बता दो कि आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज अ डिजीज कॉल्ड कीलोसिस। फटाफट बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कीलोसिस डिजीज पूछी गई है भाई साहब, ठीक है, कीलोसिस डिजीज पूछी गई है। फटाफट बता दो क्या होगा, किस विटामिन की कमी से। कई बार बताया है भाई साहब, कीलोसिस, ग्लोसिटीज, ये तमाम चीजें बताई हुई हैं। तो भाई साहब याद रखना है, आपका याद रखना है जो आपका कीलोसिस है वो किसकी कमी से होगी? विटामिन B2 की कमी से हो जाएगी। विटामिन B2 की कमी से, विटामिन आपके B2 की कमी से हो जाएगी तुम्हारी क्या? कीलोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कीलोसिस हो जाएगी, ठीक है भाई साहब। और कीलोसिस के साथ साथ आपकी ग्लोसिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लोसिटीज हो जाएगी। सर ये क्या है कीलोसिस और ग्लोसिटीज? तो देखो मेरे बेटे, कीलोसिस में क्या होता है, होठ क्या हो जाते हैं तुम्हारे, फट जाते हैं। और ग्लोसिटीज में क्या होता है प्यारे साथियों, ग्लोसिटीज में क्या होता है, जो जीभ होती है उसमें दरार आ जाती है, जीभ में दरारें आ जाती हैं। बात को ध्यान में रखना है। तो दोनों चीजों को समझना है। आपका विटामिन B2 की कमी से आपका याद रखना है कीलोसिस, होठ फट जाते हैं। और इसके अलावा आपकी ग्लोसिटीज भी विटामिन B2 से होती है, जिसमें आपकी जीभ में दरारें आ जाती हैं। ठीक है भाई साहब, प्रॉपर सारी चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगला, हेमोरेज नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज अ डिजीज कॉल्ड हेमोरेज। जल्दी से बता दो भाई साहब, जो हेमेरोज तुम्हारा जो डिजीज है वो किस विटामिन की कमी से तुम्हें देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताओ भाई साहब, हेमोरेज डिजीज, ठीक है, हेमोरेज डिजीज पूछा गया है, फटाफट बता दो, ठीक है, फटाफट बता दो हेमोरेज डिजीज। तो देखो बेटा तुम्हें मैं बताता हूं, आप सभी को पता है किस विटामिन, तो याद रखना है साथियों विटामिन के, विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा? हेमोरेज हो जाएगा। क्या होता है सर ये हेमोरेज डिजीज? तो तुम्हें पता होना चाहिए विटामिन के की कमी से क्या होता है भाई साहब। जल्दी से कमेंट करो, जरा कमेंट करो फटाफट कि जो विटामिन आपका के होता है उसकी कमी से क्या देखने को मिलेगा भाई? तो सर विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आपकी ब्लड की क्लॉटिंग क्या होती है? आपकी नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, समझ गए ना। और रक्त का थक्का ना जमना ही हम कहते हैं हेमोरेज डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोरेज रोग कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हेमेरोज जो रोग है साथियों याद रखना है आपका, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, बात को ध्यान में रखना, विटामिन के, ठीक है भाई। मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग, यहां पर एक चीज और याद रखना है, चोट लगने पर, ऐसा नहीं कि भाई साहब कैसे भी चोट लगने पर रक्त का थक्का, जैसे कहीं चोट लग गई, ब्लड बह रहा है, वहां पर आपकी प्रॉपर आपकी क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगी। जनरली क्या होता है 1 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन 1 से 2 मिनट में नहीं होगी तुम्हारी क्लॉटिंग, राइट। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को ना? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जल्दी से बता दो, निक्टालोपिया किस बीमारी का अन्य नाम है? निक्टालोपिया इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज? जल्दी बता दो भाई साहब, निक्टालोपिया किस बीमारी का अन्य नाम है? फटाफट बताओ कि भैया किसका अन्य नाम आपका निक्टालोपिया है, जल्दी से बता दो। तो तुमने रतौंधी सुना है? रतौंधी सुना है भाई साहब? बिल्कुल सर सुना है रतौंधी, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो उस रतौंधी का ही अन्य नाम है निक्टालोपिया, समझ गए? निक्टालोपिया नाम है। याद रखना है आपके आंख की जो क्या होती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी आंख में। एक पाई जाती है क्षण कोशिकाएं, एक पाई जाती है शंकु कोशिकाएं। एक पाई जाती है क्षण कोशिकाएं, एक शंकु कोशिकाएं। क्षण कोशिकाओं को आप क्या कहते हैं? रॉड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
रॉड सेल्स कहते हैं और शंकु कोशिकाओं को आप कोन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन सेल्स कहते हैं। तो याद रखना है तुम्हारे आपके आई की जब रॉड सेल्स क्या होती हैं, आपकी क्षण कोशिकाएं जब डिस्टर्ब होती हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आपका निक्टालोपिया हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। और जब तुम्हारे आई की कोन सेल डिस्टर्ब होती है तो हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कहते हैं, आपको याद रखना है, आपका वर्णअंधता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? क्या हो जाता है? आपका वर्णअंधता हो जाती है, लाल और नीला कलर पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब कोन सेल डिस्टर्ब होगी, क्षण कोशिकाएं डिस्टर्ब होगी, क्या हो जाएगा? आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कम लाइट में, लो लाइट कंडीशन में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नाइट में क्यों नहीं दिखता? नाइट में रोशनी कम हो जाती है, लो लाइट कंडीशन में दिखाई नहीं देता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया की भित्ति फटने से, कॉर्निया की भित्ति आप बोल सकते हैं, कॉर्निया की भित्ति के फटने से आंख से पानी बाहर निकलने लगता है, इसे किस रोग के नाम से जानते हैं? ठीक है ना, जल्दी बता दो कि भाई साहब कॉर्निया की भित्ति फटने से पानी बाहर निकलने लगता है, इसे किस रोग के नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो देखो, ये आपकी 4 लेयर्स में आंखों की बनाता हूं। ठीक है, बार बार बना के बताता हूं कौन कौन सी है। ये कंजक्टाइवा है, ये कॉर्निया है, ये क्या है? लेंस है, और ये रेटिना है। समझ गए? तो ये जो आपकी जो लेयर्स है, ये जो आपकी जो लेयर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी हो गई हैं? कंजक्टाइवा, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। तो कंजक्टाइवा से कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, कंजक्टाइवा से कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, इस तरीके से आपकी रेस जाती हैं, फिर एक जगह पर आकर क्या हो जाती हैं? ये मिल जाती हैं, जिसे कहते हैं रेटिना। और रेटिना से फिर क्या होता है? ब्रेन तक क्या होता है? पहुंचाई जाती है, फिर क्या बनती है? इमेज बनती है। किसी भी चीज को देखने का सिस्टम यह है कि लाइट्स आएंगी आंख के अंदर, लाइट्स क्या होंगी? आपके लेंस में आएंगी, लेंस उसे क्या कर देगा? एक जगह पर फोकस कर देगा, जिसे रेटिना कहोगे। रेटिना से आपकी ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होता है? वो ब्रेन तक पहुंचती है। और याद रखना है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जब वो ब्रेन तक पहुंचेगी तो इमेज बन जाएगी। ठीक है भाई साहब, बात समझ में आ रही है ना? तो याद रखना है, यहां पर पूछा गया है कि ये जो कॉर्निया है आपका, ये वाला जो आपको लेयर दिख रहा है, ये लेयर जब ये फट जाएगा और यहां से पानी बाहर आने लगेगा, इसे क्या कहोगे? तो इसे कहोगे प्यारे बेटे, याद रखना है, केराटोमलेशिया कहोगे। क्या कहोगे? केराटोमलेशिया कहोगे। समझ गए ना? केराटोमलेशिया कहोगे। बात को ध्यान में रखना है, केराटोमलेशिया डिजीज में कॉर्निया की भित्ति फट जाती है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छे से इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या होता है केराटोमलेशिया। राइट, बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी से बताएंगे। बच्चों के भोजन में डीएचए मिलाया जाता है, वह उदाहरण है। जल्दी से बता दो, बच्चों के भोजन में जो डीएचए मिलाया जाता है, सर डीएचए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीएचए अगर आप लिखोगे तो यह होगा आपका डेकाहेक्सा इनोइक अम्ल। डेकाहेक्सा इनोइक अम्ल या डेकाहेक्सा इनोइक एसिड इसका फुल फॉर्म है, डीएचए। अरे आपने हॉर्लिक्स का ऐड सुना है? किसका ऐड? आपने हॉर्लिक्स का ऐड सुना है ना? तो जो हॉर्लिक्स होता है मेरे प्यारे साथियों, उस हॉर्लिक्स में बोला जाता है कि डीएचए है। डीएचए क्या है, इस बात को ध्यान में रखना है, ये आपका आवश्यक वसीय अम्ल है। आवश्यक वसीय अम्ल है, मतलब याद रखना है आप लोगों को, ये तुम्हारा एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल फैटी एसिड है आपका, आवश्यक वसीय अम्ल है तुम्हारा क्या? जो बेटा डीएचए है। समझ गए ना? आवश्यक वसीय अम्ल मतलब कि ऐसा वसीय अम्ल जिसकी बाहर से आवश्यकता हो, बाहर से आवश्यकता हो लेने की, बाहर से लेने की नीड हो। भैया क्या लिखा है? एसेंशियल है, जरूरी है। यहां पर एसेंशियल लिखा है, इसका मतलब क्या भाई साहब? एसेंशियल का मतलब ही होता है जरूरी। बात समझ में आ रही है ना? तो एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी, जिसको बाहर से लेने की क्या हो, हमें आवश्यकता पड़े, उसे कहते हैं एसेंशियल। क्या कहते हैं भाई साहब? आपका एसेंशियल, आपका
एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये एक आवश्यक वसीय अम्ल है, ऐसा वसीय अम्ल जिसे बच्चे को बाहर से देना ही देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देना ही देना है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक आई होप कि तुम्हें तमाम चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई साहब, चलो आगे देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन कि विटामिन एच के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन एच के नाम से किसे जाना जाता है? एच फॉर क्या? ऐसा माना जाता है कि उसे हार्मोन का क्या दिया है? टाइटल दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है विटामिन एच। तो जो तुम्हारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो तुम्हारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं विटामिन B7 कहते हैं, विटामिन B7 कहते हैं, वो क्या है प्यारे साथियों? विटामिन एच के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटिन नाम है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो बायोटिन है मेरे बेटे, वो क्या है आपका याद रखना है? बायोटिन को कहा जाता है विटामिन B7 कहा जाता है, और याद रखना है इसे कहा जाता है विटामिन एच। तो नोट डाउन कर लो, विटामिन एच के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना है विटामिन एच के नाम से जाना जाता है आपके किसे? आपके विटामिन B7 मतलब बायोटीन को। करेक्ट है? सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को ना? बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B7। चलो, इससे होता क्या है? तो बालों का झड़ना, पेशियों का कमजोर होना और भूख ना लगना। तो लिख लो, बालों का झड़ना हो जाएगा, भूख ना लगना हो जाएगा, भूख ना लगना हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? पेशियों का कमजोर होना, पेशियों का कमजोर होना। ये तमाम चीजें हो जाएंगी तुम्हारे किसमें? याद रखना है विटामिन किस चीज की वजह से? विटामिन आप बोल सकते हो B7 की कमी से तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? चलिए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसे हम देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, विटामिन K2 का रासायनिक नाम बताइए। जल्दी से बता दीजिए विटामिन K2 का रासायनिक नाम। तो देखो याद रखना है, जो तुम्हारा विटामिन K होता है, जो प्यारे बेटे विटामिन K होता है, वो 3 पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक होता है विटामिन K1, एक होता है K2, एक होता है K3। इस K1 को आप विटामिन K भी कह सकते हैं। तो ध्यान में रखना है विटामिन K1, K2, K3। K1 का नाम हो जाएगा तुम्हारा फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, फिलोक्विनोन। K2 का नाम हो जाएगा आपका मीनाक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनाक्विनोन हो जाएगा आपका। और K3 का नाम क्या हो जाएगा? मीनाडियोन हो जाएगा, मीनाडियोन हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो विटामिन K2 का रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन, मीनाक्विनोन और मीनाडियोन। ये तीनों के मैंने बता दिए। K2 का मीनाक्विनोन हो जाएगा। नोट डाउन करिए, मीनाक्विनोन विल बी दी राइट आंसर। मीनाक्विनोन नोट डाउन करना भाई साहब, लिख लेना आप सभी लोग, मीनाक्विनोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई साहब। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया किस पोषक पदार्थ से संबंधित है? जल्दी से बता दो भाई साहब, हाइड्रोजनीकरण। तो याद रखना है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया आपकी संबंधित है वसा से साथियों, आपके फैट से संबंधित है। क्या है सर ये हाइड्रोजनीकरण? तो देखो जब भी क्या होता है, जो वसा होता है, जो फैट होता है, वो 2 टाइप का होता है आपका। एक होता है आपका संतृप्त वसा। क्या होता है? संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट। दूसरा होता है आपका असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। तो याद रखना है कि जब भी प्यारे साथियों आपके असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा को बनाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट, याद रखना है आपको, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फैट है आपका। अनसैचुरेटेड फैट से
सैचुरेटेड फैट को जब बनाया जाता है उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि याद रखना है असंतृप्त वसा में जब हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो आपको क्या मिलता है, याद रखना है जब असंतृप्त वसा मतलब अनसैचुरेटेड फैट में जब आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो वो संतृप्त वसा या सैचुरेटेड आपके किसमें, सैचुरेटेड आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना है आपको ये तमाम चीजें क्लियर है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन तुम्हें पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करना। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, अपने तमाम साथियों के पास से वीडियो को पहुंचाना है और कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है कि क्लास कैसी लगी और कमेंट्स एक एक बच्चे के आ जाने चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।